मैं डॉक्टर रेखा भदौरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। बच्चों, इससे पहले हमने देखा था कि ग्रामीण समस्याएं, और ग्रामीण समस्याओं में भी देखा था हमने बेकारी की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें हमने पढ़ा था बेकारी क्या है, बेकारी का अर्थ क्या है, कौन कौन से समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचारों से हमें अवगत कराया है, और उसके बाद उनकी विशेषताएं क्या हैं। अब आज हम देखेंगे कि बेकारी एक सामाजिक समस्या है, और कोई भी समस्या तब तक उत्पन्न नहीं होती है जब तक कि उसके कोई संबंधित कारण नहीं होते। अतः आज हम देखेंगे कि बेकारी के ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके रहते हुए बेकारी की समस्या उत्पन्न हुई है। तो हमने देखा कि बेकारी के दो कारण हैं। उसमें एक है व्यक्तिगत कारण और दूसरा है अव्यक्तिगत कारण। व्यक्तिगत कारण का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित, चाहे वो उसकी शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो उसकी शारीरिक क्षमता को लेकर हो, या किसी ऐसी समस्या जो उसकी कार्य क्षमता को बाधित करती है। तो उसके कारण वो बेरोजगार रह जाता है। और जो अवैतिक कारण है, उनके रहते हुए उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। तो पहले हम व्यक्तिगत कारण देखेंगे। उस व्यक्तिगत कारण में सबसे मुख्य कारण है आयु। कि आयु की दृष्टि से व्यक्तियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: बच्चे, युवा और वृद्ध। हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, मतलब 14 साल की आयु तक है, उनको काम पे नहीं रखा जाता है। ऐसा हमारा कानून है और उनके लिए कार्य करना वर्जित है। तो उनको तो इस चीज से हम अलग कर देते हैं कि 14 साल से जो बाल श्रमिक हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको कार्य करने का या किसी भी कार्य में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है। हमारी सरकार ने ऐसा कानून बनाया हुआ है कि 14 वर्ष की आयु तक के बाल श्रमिकों को कार्य नहीं करने दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा है युवा। इनमें देखा गया है कि कार्य करने की क्षमता अधिक होती है और ये कार्य करते हैं, है ना। लेकिन इनको कार्य करने की क्षमता होने के बावजूद, इनमें कार्य करने की शक्ति होने के बावजूद, इनमें मनोशक्ति होने के बाद भी इन्हें काम नहीं मिलता, जो बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद वृद्ध लोग, उनकी धीरे धीरे कार्य क्षमता कम हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी के मुताबिक या अपनी योग्यता के आधार पर काम नहीं मिलता, तो वो बिना मन से मजबूरी में वो काम करता है, जिससे सीधा उसके कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, एक कार्य क्षमता की हमारी एक आयु होती है। जब हम उस आयु को पार कर चुके थे, तो धीरे धीरे हमारी कार्य क्षमता, शारीरिक शक्ति कम होने लगती है। तो भी युवा की अपेक्षा वृद्धों को काम या जो वृद्ध होने वाले हैं, उसकी आयु के नजदीक है, उनको भी काम नहीं मिलता और वो बेरोजगारी की श्रेणी में आते हैं। दूसरा है व्यवसायिक योग्यता। कई बार व्यक्ति यह नहीं जानता या ये नहीं सोचता कि उसे क्या काम करना है और क्या काम करना चाहिए, या उसकी किस में रुचि है ना, या वो किस तरह के काम की योग्यता रखता है। ऐसा उसको पता ही नहीं होता। सिर्फ वो किसी भी काम करने को तैयार हो जाता है, मतलब जो काम मिलता है उसी को काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है ना। और मालिक ये चाहते हैं, या जो मिल मालिक होते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमें काम करने के लिए योग्य, सक्षम और प्रशिक्षित व्यक्ति मिले, और वो उन्हीं को कार्य देना पसंद करते हैं। तो जब प्रशिक्षित कुशल श्रमिक होते हैं, उन्हें ही काम मिलता है, और जो अप्रशिक्षित होते हैं या कार्य करने की क्षमता जिनकी कम होती है ना, उन्हें कार्य नहीं मिलता और वो बेरोजगारी की श्रेणी में आ जाते हैं। तीसरा है हमारा बीमारी और शारीरिक योग्यता। इसको देखते हुए कि बीमारी, जब व्यक्ति किसी बीमारी से स्थायी रूप से ग्रसित हो जाता है, उन्हें भी बेकारी का सामना करना होता है, क्योंकि बीमार व्यक्ति की कार्य क्षमता कम हो जाती है। तो
जो अन्य लोग हैं वो उसे काम पर नहीं रखते या काम नहीं देते, क्योंकि आजकल औद्योगिकरण है, सारे कार्य मशीनों के द्वारा होते हैं और मशीनें चलाते चलाते या उस माहौल में रहते रहते उन्हें किसी न किसी तरह की, कई बार देखा गया है, श्रमिकों की आंखों पर प्रभाव पड़ता है, उनके शरीर पर प्रभाव पड़ता है और उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है और कुछ समय बाद उन्हें काम नहीं मिलता। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं मशीनीकरण में, श्रमिक वर्ग में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि उनका अंग भंग हो जाता है, तो भी उन्हें काम में से हटा दिया जाता है और वो अपनी जीविका कमाने के योग्य नहीं रहते, तो भी वो कैसे होते हैं, बेकार हो जाते हैं। अब हमारी है अवैयक्तिक कारण, मतलब जिसका संबंध पूरे समाज से होता है ना, या पूरे हमारे भारत से होता है। तो सबसे इसका मुख्य कारण है जनसंख्या में वृद्धि। भारत में सबसे बेकारी का मुख्य कारण है कि जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि, कि हमारी जो जनसंख्या है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके रहते हुए औद्योगिकरण भी हुआ, नगरीकरण भी हुआ, शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हुआ, लेकिन फिर भी लोग पहले से अधिक बेरोजगार देखने को मिलते हैं। जबकि औद्योगिकरण से, मशीनीकरण से जो काम पहले कृषि कार्य करते थे वो अब शहरों में जाके उन्हें बहुत सारा काम मिलने लगा है, वो काम करते हैं। लेकिन जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि उसके बाद भी लोग बेरोजगार रह जाते हैं, उनको पूरा, सब लोगों को जो काम करना चाहते हैं उनको काम प्राप्त नहीं होता। इसका है तीसरी, सीमित भूमि। जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, उसके साथ ही भूमि भी सीमित हो गई है, क्योंकि रहने वालों की संख्या अधिक बढ़ गई है और भूमि का अनुपात उतना ही है। तब उस बड़ी भूमि में बहुत कम लोग रहते थे, तो कृषि करने योग्य बहुत अधिक थी, है ना, और लोगों को प्रति व्यक्ति जो भूमि थी वो बहुत अधिक प्राप्त होती थी। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ती गई और भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में वितरित होती गई। जब भाइयों का बंटवारा होता है तो जो भूमि होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है और भूमि के छोटे छोटे टुकड़े, ना तो उन पे अधिक उत्पादन होता है और ना ही आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग होता है। इसलिए और जब एक लंबे समय तक उसमें भूमि मतलब कृषि कार्य होता रहता है तो उसकी उत्पादक क्षमता भी घट जाती है, जिससे लोगों को जो है वो इसका बेकारी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है मौसम तथा प्राकृतिक कारण। हमारी बहुत सारी भारत की जो कृषि है वो प्राकृतिक साधनों पर निर्भर है। जैसे उसमें भी जैसे मानसून की अनिश्चितता, अनियमितता के कारण कई बार फसल बर्बाद हो जाती है। कभी तो बारिश अधिक हो जाती है तो इसके कारण फसल नष्ट हो जाती है। कभी बारिश बिल्कुल नहीं होती तो सूखे के कारण हो जाती है। कई बार ओलावृष्टि हो जाती है, महामारी हो जाती है, तूफान आ जाते हैं, टिड्डियां खा जाती हैं या फिर कीटाणु लग जाते हैं। तो इससे भी हमारी भूमि पर, कृषि कार्य भूमि पर बहुत प्रभाव पड़ता है और कृषि कम होती है, उत्पादन कम होता है, जिससे बहुत सारे लोगों को बेरोजगार रहना पड़ता है। दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, जैसे अंग्रेजों के समय देश में जैसे जमींदारी प्रथा थी, है ना, और उसके बाद एक तरफ से ऐसे लोग थे जिनके पास उपजाऊ भूमि बहुत अधिक थी और दूसरी तरफ भूमिहीन कृषक थे जिनकी संख्या बड़े बड़े भूमि स्वामी की तुलना में काफी अधिक थी, है ना। और भूमि स्वामी क्या करते थे, उनका शोषण करते थे, उनसे बहुत सारा काम करवाते थे और बहुत कम उन्हें मजदूरी देते थे। उनका एक उद्देश्य था कि इन्हें बस इतना धन दिया जाए जिससे ये रात को खाना खा के सो जाएं और जीवित रहें और अगले दिन हमारे काम पर आ जाएं। अगर इनको थोड़ा सा भी अधिक धन दे दिया गया तो ये अपना कुछ व्यवसाय कर लेंगे और हमारे खेतों पर कृषि कार्य नहीं हो सकेगा। तो या तो वो बहुत
कम लोगों को कृषि कार्य करने की जो श्रमिक देते थे, है ना, और बहुत सारे लोग बेरोजगार रहते थे। नेक्स्ट था मजदूरों में प्रशिक्षण का अभाव, कि जो मजदूर वर्ग था उसमें शिक्षा की कमी थी और साथ में औद्योगिक प्रशिक्षण का भी अभाव पाया जाता है। अतः वे दक्ष किसान श्रमिक नहीं बन पाते हैं, क्योंकि खेती में तो काम चलता रहता है, लेकिन जब श्रमिक बनते हैं, उन्हें मशीनें चलाने होती हैं, तो उन्हें किसी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता। तो उन्हें ना तो उद्योग खानों में, कारखानों में उचित रोजगार प्राप्त होता है और बेकारी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है अपूर्ण औद्योगिक विकास, मतलब जो भी भारत में अभी तक पूर्ण औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है, तथा औद्योगिक विकास की जो गति है वो भी बहुत धीमी है। तो बढ़ती जो जनसंख्या है वो तेज गति से बढ़ रही है और उद्योगों का विकास धीमी गति से हो रहा है। तो उद्योगों में जो रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं वो या तो प्रशिक्षित जो श्रमिक हैं उनको प्राप्त होते हैं, या बाकी बहुत कम संख्या में प्राप्त होते हैं, तो भी बेकारी पनपती रहती है। आजकल औद्योगिकरण का जमाना है, मशीनीकरण का जमाना है, जिसमें पहले बहुत सारे श्रमिक कार्य करते थे, अब मशीनों चलाने के लिए कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। वे भी हमारी बेकारी का एक मुख्य कारण है। फिर है उद्योगों का केंद्रीकरण, कि सामान्यतः उद्योगों को केंद्रीकरण बड़े बड़े नगरों में पाया जाता है। इन उद्योगों में काम करने की आशा में ग्रामीण लोग क्या करते, शहरों से गांव आ जाते, ग्रामीण लोग शहरों में आ जाते हैं और शहरों में श्रम की पूर्ति बढ़ जाती है। तो कुछ लोगों को तो काम मिलता है और कुछ लोगों को काम उपलब्ध नहीं हो पाता, तो भी क्या होती है, बेकारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गतिशीलता में कमी, मतलब भारतीयों में गतिशीलता का भी अभाव पाया जाता है। वे धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर रिश्तेदारी तथा परंपराओं में बंधे होते हैं, अतः वे अपना मूल निवास स्थान छोड़कर बाहर काम करने नहीं जाना चाहते। वो क्या करते हैं, अपनी भूमि के छोटे छोटे टुकड़े होने पर भी उसी में कृषि कार्य करते रहते हैं और शहरों में अपना घर छोड़कर या अपना गांव छोड़कर जाना नहीं चाहते। तो जब भूमि छोटी छोटी है, उत्पादन कम है, प्रति व्यक्ति आय कम होने लगती है और जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती और बेरोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है कुटीर उद्योगों का पतन। जब भारत में औद्योगिकरण हुआ तो उससे पहले बहुत छोटे छोटे उद्योगों के गांव में जो थे वो बहुत छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के रूप में बहुत सारे उद्योग लगे हुए थे, लेकिन जब औद्योगिकरण हुआ तो वो समाप्त हो गए और उनके स्थान पर बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए, जिसमें जो छोटे कुटीर उद्योग में अपना काम कर रहे थे वो लोग क्या हो गए, बेकार हो गए। और कुछ लोग करते थे तो उनकी जो उत्पादन होता था उसकी एक तो उत्पादन करने की क्षमता बहुत कम होती थी और जो क्वालिटी थी वो भी बहुत बड़े उद्योग धंधों के में जो उत्पादन होता था उसकी अपेक्षा बहुत कम थी, इसलिए उन्हें पर्याप्त धन प्राप्त नहीं होता था। तो जो बचे हुए थे वो लोगों ने उसके बाद बंद कर दिए। उसके बाद है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य था सिर्फ प्रशासन के लिए एक बाबू वर्ग तैयार करना और शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को श्रम से घृणा कराता था। मतलब जो शारीरिक श्रम होता था उसे लोग बहुत ऐसा काम मानते थे कि ये एक निचले दर्जे का काम है ना, और इस काम को करने से व्यक्तियों को शिक्षा का कोई अभाव है। लेकिन आज भी शिक्षा उसी पद्धति पर चल रही है।
व्यक्ति आज की जो शिक्षा है वो किताबी ज्ञान है ना। किताबी ज्ञान के आधार पर लोग पढ़ के डिग्री तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह का ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता जिससे वो अपनी आजीविका कमा सके। और नौकरी पाना या नौकरी करना हर प्रति व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। तो व्यक्ति अशिक्षित बेरोजगार भी है और शिक्षित बेरोजगार भी है। तो एक पहले जो कारण था वो शिक्षा का अभाव भी था। जब शिक्षा का अभाव था तो बेरोजगार सिर्फ शिक्षा के अभाव में बेरोजगार थे। अब शिक्षा का स्तर तो ऊंचा हो गया, लेकिन किताबी ज्ञान होने के कारण अब लोग अप्रशिक्षित हैं, इसलिए उन्हें कोई ऐसा कार्य नहीं मिलता जो उनके शिक्षा के मुताबिक हो, है ना। तो अब दो तरह के हमारे समाज में बेकारी की स्थिति उत्पन्न हो गई, एक तो शिक्षित बेरोजगार और एक अशिक्षित बेरोजगार। श्रम की मांग व पूर्ति में असंतुलन एक इसका मुख्य कारण है कि जब श्रमिकों की कृषि या औद्योगिक क्षेत्र में मांग कम हो जाती है और पूर्ति अधिक होती है, तो भी कुछ लोगों को ही रोजगार मिल पाता है और कुछ लोग बेकार हो जाते हैं। व्यापार का चक्र एवं मंदी, हर व्यापार का एक चक्र चलता है कि कभी मांग बढ़ जाती है तो उत्पादन अधिक होता है और अधिक उत्पादन के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और कभी मंदी आ जाती है या मांग कम हो जाती है तो उत्पादन की स्थिति भी कम हो जाती है, तो कम श्रमिकों को काम मिल पाता है। दूसरा है मौसमी का उतार चढ़ाव, मतलब मौसम का प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनका मौसम में के आधार पर ही संबंध होता है। उनका उत्पादन कुछ मौसम में होता है और उसमें आवश्यकता पूर्ति होने पर, और कुछ मौसम में वो बंद हो जाते हैं। जैसे बर्फ का व्यवसाय सिर्फ गर्मियों में होता है, ऊन का व्यवसाय सर्दियों में होता है, और इसके आधार पर गन्ना पकने पर शुगर मिल चलती हैं। तो इन लोगों को जो इसके मजदूर होते हैं उन्हें कुछ समय के लिए काम मिलता है और फिर कुछ समय वो बेकार रहते हैं और फिर कुछ समय के लिए काम मिलता है और फिर कुछ, ऐसा उनका मौसमी उतार चढ़ाव चलता रहता है। जब शेष समय में वो बेकार होते हैं तब उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत कठिनाई होती है। वस्तुओं की मांग में परिवर्तन, आज जब किसी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो हम देखते हैं कि उस वस्तु के उत्पादन से संबंधित व्यक्ति बेकार हो जाते हैं। जैसे आजकल हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं ऐसी हैं जो पहले हुआ करती थी और आज उनमें परिवर्तन हो गया। तो पहले के जो कारखाने हैं या पहले के जो श्रमिक हैं वो अब बेकार हो गए हैं। जैसे जिन राज्यों में शराब जब बंदी हो जाती है तो शराब बनने वाले कारखाने बंद हो जाते हैं। अगला है पूंजी की कमी। पूंजी की अभाव में भी क्या होता है, हमारे उद्योग, व्यापार, कृषि और व्यवसाय का संचालन पूरी तरह से नहीं हो पाता। अतः लोगों की संख्या में वृद्धि होती जाती है, किंतु देश में पूंजी का निर्माण या पूंजी कम होती जाती है। इस प्रकार श्रम की पूर्ति तो बढ़ जाती है और बेकारी पनप जाती है, या हो पाती है। तो आज हमारी जनसंख्या अधिक होने से एक परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं और काम किसी एक को मिल पाता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम होती है और उनकी कार्य करते करते आवश्यकताओं की पूर्ति कम हो पाती है, इसलिए उनकी कार्य क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है और ऐसे धीरे धीरे करके उनके शारीरिक शक्ति कम होने लगती है और बहुत कम लोगों को काम मिल पाता है। करों में वृद्धि, जब सरकार किसी व्यवसाय विशेष पर भार बढ़ा देती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। ऐसी वस्तु के महंगी हो जाने पर उसका उपभोग क्या होता है, कम होने लगता है। जब चीज महंगी हो जाती है तो मांग उसकी कम हो जाती है, और जब मांग कम हो जाती है तो कीमत बढ़ जाती है, और जब मांग घट जाती है तो थोड़ा उत्पादन भी कम हो जाता है, और जब उत्पादन कम होता है तो कम लोगों को, श्रमिकों को
रखना पड़ता है और बहुत सारे श्रमिक उस समय बेरोजगार हो जाते हैं। नेक्स्ट है सरकारी नीति। सरकारी नीति का मतलब है कि प्रत्येक राजनीतिक दल भी अपनी अपनी उद्योग नीति होती है। किसी वस्तु का आयात व निर्यात कितना होगा, यह सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है। ये नीतियां सरकार बनाती है। यदि विदेशों में किसी वस्तु का आयात अधिक होता है तो हमारे यहाँ के लोग उद्योग नहीं पनप पाते हैं एवं लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसके विपरीत जब सरकार किसी व्यवसाय को प्रोत्साहन देती है तो वे उद्योग खूब फलता फूलता है और रोजगार के अवसर भी अधिक बढ़ जाते हैं। लास्ट है हमारी नौकरी की प्रतिष्ठा। मतलब आजकल लोग व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी अधिक करना पसंद करते हैं, क्योंकि नौकरी करना एक प्रतिष्ठा का सूचक है। उससे हमारा एक प्रतिष्ठा हमारी ऊंची मानी जाती है। अतः हम उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल पाती तो बेकार बैठे रहते हैं, पर अपना छोटा मोटा व्यवसाय करना पसंद नहीं करते। लोग शिक्षा तो ऊंची प्राप्त करते हैं, अधिक शिक्षित होने के बावजूद भी उन्हें काम नहीं मिल पाता या अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता, तो फिर वो छोटे उद्योग धंधा करना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा इसमें कम होगी। वो बेकार रहना पसंद करते हैं, पर अपनी योग्यता के अनुसार काम ना मिलने पर काम नहीं करते। अतः हम देखते हैं कि उपयुक्त निम्न विवरण से बेकारी एक जटिल समस्या है और उसकी उत्पत्ति के लिए अनेक वैयक्तिक, शारीरिक, आर्थिक, औद्योगिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं जनसंख्या कारण उत्तरदायी है। और जब तक इन कारणों को हम सब मिलकर समाप्त नहीं करते, तब तक बेरोजगारी दिन पर दिन इसी तरह से बढ़ती जाएगी और ये कम होने का नाम नहीं लेगी। आज ये एक ऐसी समस्या है जो मुंह फैला के खड़ी हुई है, जिससे कारण बहुत सारी लोग जब काम नहीं मिलता है और इससे बहुत परेशान हो जाते हैं, तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, अपने घर की देखरेख नहीं कर पाते, अपने परिवार के लोगों को किसी तरह से सहारा नहीं दे पाते, तो वो बहुत परेशान होते हैं, जिससे इस परेशानी से उनका प्रभाव, शारीरिक प्रभाव पड़ता है और वो धीरे धीरे बहुत दुर्बल, क्षीण, उन्हें मन संताप होता है और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो ये हमारे समाज से एक बहुत बड़ा ऐसे अभिशाप के रूप में है, जिसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ रहा है, पूरे युवा वर्ग पर पड़ रहा है, लोगों की शिक्षा पर पड़ रहा है ना। इसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।